सड़कें खराब है, टूटी हुई हैं, पोल्यूशन ऐसी है, अब आपको स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ेगी। हमारे को उस पाषाण युग में ले जाए जहाँ पे लोग बिजली का बिल बचाने के लिए, क्योंकि मेरे 200 यूनिट फ्री है, लोग सब कुछ बंद करके बैठ जाए जी। एसी यूज ना करे, हीटर्स यूज ना करे। नमस्कार सर, एक बार आपका पहले नाम जानना चाहूंगी मैं। मेरा नाम विनय बंसल है। जी जी जी। तो सर, जिस तरह से आप NYP में किस तरह, जो नाशरित पार्टी, इसमें किस तरह से आपका दायित्व है? मैं पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट लेवल पे काम कर रहा हूँ और बेसिकली आप जैसे समझते हैं स्टेट प्रेसिडेंट का जो रोल होता है पार्टी की कोऑर्डिनेशंस और जो भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करना है उसका दायित्व मेरे बंदों पे है। तो सर, जिस तरह से नेशनल यूथ पार्टी जो युवाओं को जोड़ने वाली पार्टी, तो किस तरह से ये पार्टी काम करती है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। पार्टी का सबसे पहला विजन जो ये था कि जितनी भी सरकारें हैं वो आप देखते होंगे, हम अगर अपने इंडिया की पार्लियामेंट की बात करें या असेंबली की भी बात करें, काफ़ी स्टेट्स में आप देखेंगे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उनकी एवरेज एज जो है मोर देन 65 है। ठीक है, मैं जितने भी लीडर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारा जो विजन है, और जब ये बात आती है युवाओं की, तो युवाओं को देखा जाता है कि वो फ्लैग बियरर्स बने, झंडा लेके आगे बने, और सिर्फ कुछ खास युवा जो कि एक बड़े लीडर के बेटे होंगे या भतीजे होंगे या उनके कोई ना कोई रिलेटिव्स होंगे, उन्हीं की प्रमोशन होती है। हमारी जो पार्टी का विजन है वो ये है कि हम उन युवाओं को लेकर आए जिनके पास विजन है और देश को आगे ले जाने की इच्छा है जी। क्योंकि वही लोग जो हैं जो डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो के पास विजन और इच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बात करी, तो नेशनल यूथ, इसको ड्रॉप करके, हाँ ठीक है मैम। तो सर, जिस तरह से मैंने बात करी, तो नेशनल पार्टी में मुझे एक एजेंडा सुनने को मिला, क्रेडिबल लीडरशिप और क्रेडिबल पॉलिटिक्स। इसका मतलब एक बार आप समझाएं। जब हम क्रेडिबल लीडरशिप की बात करते हैं, एक तो हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी बड़े फेस का के साथ में आया हो। हम सारे के सारे वो हैं जो आप लोगों में से ही एक है, हम लोग कॉमन यूथ हैं। तो इसलिए लीडरशिप, हम उनमें लीडरशिप इनकलकेट कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लीडर है। जो युवा है देश का वो लीडर है, और ये पूरी दुनिया मानती है कि देश का विकास जो है वो युवाओं के हाथों में होता है, और इंडिया एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। हमारी जो आज की डेट में आप जीडीपी की बात करेंगे, जिसका सारी सरकारें क्रेडिट लेने की कोशिश करती हैं। केंद्र की सरकार कहती है हम तीसरे या पांचवें रैंक पे हैं, और हम तीसरे पे होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और जो केजरीवाल साहब है वो कहते हैं कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम जो है 4 लाख से ऊपर है। उन सबका क्रेडिट जो है वो सरकारों को नहीं जाता, क्योंकि सरकारों को कंट्रीब्यूशन है नहीं है। एक्चुअली में जो कंट्रीब्यूशन है वो युवाओं का और इस देश के नागरिकों, 140 करोड़ के नागरिकों का है, जिन्होंने इस देश को इतना आगे बढ़ाया कि वो आज की डेट में, अगर हम 1947 से जब हम आजाद हुए थे उसे कंपैरिजन करें, तो आज की डेट में हम उस पायदान में पहुंचे हैं जहां पे हमारी रिस्पेक्ट है। जितनी भी लीडर्स हमारे इंडिया से बाहर जब ट्रेवल करते हैं तो उनकी जो रिस्पेक्ट है वो इसलिए नहीं है कि वो कोई खास व्यक्ति है, उनको नेशनल लीडर या स्टेट लीडर वो तब बने हैं क्योंकि हम जनता की शक्ति की वजह से। तो सर, जिस तरह से भी आपने क्रेडिबल लीडरशिप बनाई, और आपकी पार्टी जो है वो किस एजेंडा पे काम कर रही है मेन, जो कि जैसे अभी चुनाव भी आने वाले, तो आपको ऐसे कौन से 3 मेन मुद्दे और कौन सा एजेंडा लगता है कि जो आगे चलाना चाहिए, और दिल्ली के विकास के लिए जो जमीनी स्तर, एक बात होती है कि दिल्ली का विकास हो रहा है और एक होता है कि जमीनी स्तर से विकास हो रहा है। तो इस टाइम पे जनता चाहती है कि वो जो धरातल है वहां से विकास हो, तो उसके लिए किस तरह से काम होंगे वो थोड़ा जानना चाहूंगी। पहली बात तो अगर हम बाकी सभी पार्टियों से कंपेयर करें, जैसे सबसे उसमें से प्रोमिनेंट अगर मैं दिल्ली की कंटेक्स्ट में बात करूं, आप भाजपा की बात करें, आप आम आदमी पार्टी की बात करें, आप कांग्रेस की बात करें, किसी भी पार्टी ने आज तक कोई विजन ऐसा लोगों को नहीं दिखाया कि हम उनको क्या देने वाले हैं। सारी पार्टियां सब ये कहती है हम आपको ये फ्री देने वाले हैं, ठीक है, और रेवड़ी पे चर्चा भी शुरू हो गई है। तो इन लोगों ने लोगों को ये दिखाने की कोशिश करी है कि हम लोग तो आपके 1,76,000 करोड़ रुपए खा जाएंगे सालाना, और आपको 1,000 रुपए 2,000 रुपए महीना पकड़ा देंगे कुछ लोगों को, जिससे आप खुश हो जाएंगे और हमारे को वोट देते रहेंगे। आप देश को जब डेवलप करना चाहते हैं या आप अपने सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, आप उनको वो सुविधाएं देते हैं जो आज की डेट में दिल्ली को नहीं दिखती। सड़कें खराब है, टूटी हुई हैं, आप इतनी बदतर सड़कें हैं, अगर आप कुछ एरिया छोड़ दो दिल्ली के, बाय एंड लार्ज जितनी भी पॉपुलेशन है
ऐसी ऐसी जगहों पे रह रही है जहाँ पे सड़कें नहीं दिखती, वहां पे पता चलता है कि नालियां जो है ओवरफ्लो हो रही है और सारा पानी भरा हुआ है। उसी तरह से पोल्यूशन ऐसी है, अब आपको स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी, या फिर ऑड इवन शुरू करना पड़ रहा है, या फिर वर्क फ्रॉम होम कंपेल है हम करने के लिए। तो सरकारें क्या नींद में होती है? उनको पता है कि ये हर साल की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप कहते हो ये फार्मर्स की वजह से हो रहा है, आप फार्मर्स को दोष क्यों दे रहे हैं? फार्मर्स कोई आज से खेती बाड़ी थोड़ी ना कर रहे हो, तो कई सालों से कर रहे हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि जब से केजरीवाल साहब आए हैं या सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो अचानक ही फार्मर्स के ऊपर भी ब्लेम लगने लग गया। तो ये किस तरह की, आप किस डायरेक्शन में देश को ले जाना चाहते हैं, जहां पे आप विकास के मुद्दों से लोगों को भड़का करके उनको उन मुद्दों पे डालना चाहते हैं जो कि मुद्दे है ही नहीं। फ्री रेवड़ी दे दी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी, आपने बिजली का बिल बढ़ा दिया, और आप ये कह रहे हैं कि मैंने तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी। आपने किसको दे दी फ्री इलेक्ट्रिसिटी? आप ये चाहते हैं कि 200 यूनिट की बिजली में लोग पंखे और ट्यूबलाइट जला करके रहे, कोई एसी यूज ना करे। जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि भाई आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ती है। अगर आप बाकी डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर इंडिविजुअल ज्यादा है। तो हम चाहते क्या है? ठीक है, आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे को उस पाषाण युग में ले जाए जहां पे लोग बिजली का बिल बचाने के लिए, क्योंकि मेरे 200 यूनिट फ्री है, लोग सब कुछ बंद करके बैठ जाए, एसी यूज ना करे, हीटर्स यूज ना करे, और पंखे या ट्यूबलाइट के नीचे रहने के लिए मजबूर हो। ये किस तरह का डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं? होना ये चाहिए था कि आपको आमदनी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए था, लोगों की डिस्पैरिटीज इनकम की खत्म करने के लिए काम करना चाहिए था। आज की डेट में हाल ये है, इतना दिल्ली में डिवाइड है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपना गुजारा 5,000 रुपए महीने में भी कर रहे हैं। तो इसलिए डिस्पैरिटीज का रीजन क्या है? किन लोगों को आप ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं कि वो उसकी इनकम तो 50 लाख हो गई, और आपने कईयों के साथ इतना नाइंसाफी कर दी कि वो 5,000 के लिए मजबूर है, तो इसलिए उसको 1,000 रुपए की रेवड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसको तो आपने कभी उसके बारे में तो सोचा ही नहीं है। तो ये सारी कई समस्याएं हैं जिसको लेके नेशनल यूथ पार्टी अपने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है। और बेसिकली वो हमारा संकल्प पत्र है कि हम लोग 25 का रण, 25 स्नेक प्लांट के साथ दिल्ली की जनता के पास जाके हम दिल्ली के विकास की बात करेंगे। उसमें से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज के डेट में बहुत ही ज्वलंत है, और इसके ऊपर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो किसी भी पार्टी ने अभी तक कोई दिया भी नहीं है। सर, आपने भी एक बीच से टर्म ली फ्री की रेवड़ी की बात। अगर फ्री की रेवड़ी की ही बात करूँ तो कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक टिप्पणी उनकी आई थी कि जो फ्री की चीजें हैं वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगी। लेकिन अगर वहीं देखें हम, बीजेपी का अभी जो बात चल रही है कि बीजेपी भी अब फ्री की चीजें ला रही है, तो कहीं ना कहीं तो चीजें होंगी कि फ्री में लोग एक्चुअली, अब आज की जनता की मैं बात मैं करती हूँ, तो जनता भी आज के टाइम में फ्री की एक ना कहीं उनको हो गया है कि आदत उनको लग गई है कि फ्री चीजें मिल रही हैं थोड़ी बहुत, तो उनको थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। तो अब जनता भी के मन में भी ये बैठ गया कि चलो कुछ मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो इस चीज को आप जनता से कैसे काउंटर कर पाएंगे? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, आप जनता को अगर बहलाएंगे और उनको कोई विजन नहीं दिखाएंगे, विजन के आपकी इनकम बढ़ सकती है, विजन के आपका बच्चा दिल्ली में पढ़ सकता है, विजन के आपके बच्चा दिल्ली में नौकरी कर सकता है, तो ये सारी जितनी भी फ्री की रेवड़ी की हम बात कर रहे हैं, लोगों को ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये फ्री की काला नमक है जो वो खाने पे मजबूर है। जो हम फ्री की बात कर रहे हैं सही मायने में वो फ्री नहीं है। आप दिल्ली का जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे, आप देखेंगे लोग रेजिडेंशियल हाउसेस है, और ज्यादातर अमूमन जिनके रेजिडेंशियल हाउसेस है उन्होंने नीचे में दुकानें भी खोली हुई है, और दुकान का मकान मालिक जो है वही वो शख्स है जो 5,000 रुपए महीना कमाता है। अब 5,000 रुपए महीने कमाने वाले को आपने एक तरफ तो फ्री की इलेक्ट्रिसिटी दे दी 200 यूनिट, वो तब कटौती कर करके, क्योंकि वो एसी यूज करेगा तो 200 यूनिट से तो ज्यादा यूज होगी, तो वो मजबूर है कि वो अपने आप को पाषाण युग में रखे। जैसे ही उसने कोई कमर्शियल दुकान खोली तो उसमें कमर्शियल रेट लग जाता है, जिसका मिनिमम फ्री, जो मिनिमम अमाउंट है उसको कुछ फ्री नहीं मिल रहा, जो मिनिमम क्वांटिटी है, जो बिल है वो उसको आना ही आना है, चाहे वो कंजम्पशन उसकी इतनी हो ना हो। तो लोग जैसे ही ये समझेंगे तो अपने आप ही उनको ये लगेगा कि वो तो ठग लिए गए हैं। और इस ठगी को हमारी तरफ से यही कोशिश है कि हम इस ठगी के बारे में लोगों को, जनता को बताएं, जागरूक करें कि एक्चुअली में आपको तो एक्सप्लॉइट किया गया। दिल्ली के ऊपर 1,76,000 करोड़ का
खर्चा जो केंद्र और राज्य सरकार कर रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? दिल्ली के डेवलपमेंट में तो खर्च हुआ नहीं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट में होता तो दिखता। अगर आप देखें केजरीवाल सरकार जब से आई है, ठीक है, या उसी समय कोइंसिडेंस है कि बीजेपी सरकार भी तभी आई, तो उन्होंने दिल्ली के ऊपर कितना खर्च किया? आपको कहीं पे भी एक्सेप्ट फॉर कुछ लुटियन दिल्ली है जो कि पॉश एरियाज हैं, जो कि सिर्फ अमीरों के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए बने हैं, उनको छोड़ के आप बाय एंड लार्ज जितनी भी दिल्ली की सारी सिटीज में घूम लें, चाहे कोई सी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, सब जगह बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसी तरह से आज भी आपका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी चाहूंगी कि क्यों आयोजन हुआ था और किस तरह से वहाँ कार्य हुए थे। हमारे समाधान पत्र में हम लोगों ने एक 21वें पॉइंट पे हमने एक प्रण लिया है, हम दिल्ली में देश का पहला सनातन बोर्ड लाना चाहते हैं। सनातन बोर्ड जो है हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, और जो सरकार, हर सरकार आती है वो ये क्लेम करती है कि हम हिंदू समाज के लिए सनातन बोर्ड एसेंशियल है और हम लेकर आएंगे। लेकिन इससे बिल्कुल क्लियर साबित होता है कि जो सरकारें 10-10 साल से राज्य में और केंद्र में है, उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं करी कि जिससे ये कंफर्म हो कि भी हाँ सनातन बोर्ड की स्थापना होने वाली है या हो रही है। तो हम लोगों की तरफ से ये बेड़ा उठाया गया कि ये बहुत ही एसेंशियल है। अगर हम सोशलिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और बिना मेजॉरिटी के जो 80%, हम कहते हैं कि 80% पॉपुलेशन इंडिया में हिंदूज की है, तो उनकी डिमांड को नजरअंदाज करके हम उनके विकास, उनके समाज के, धर्म के विकास के लिए अगर हम सनातन बोर्ड नहीं बनाते तो उनसे बड़ा इनजस्टिस कोई नहीं हो सकता। और इसके लिए राज्य की सरकार और केंद्र सरकार दोनों रिस्पॉन्सिबल है। वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि दोनों मेजॉरिटी में है अपनी स्टेट्स में और पार्लियामेंट में। उनके लिए बहुत छोटा सा कार्य था कि वो चाहती तो एक लेजिस्लेशन लेकर आ सकती थी और तुरंत ही सनातन बोर्ड की स्थापना हो सकती थी। सनातन बोर्ड किसी के अंगेंस्ट नहीं है, किसी धर्म को हर्ट नहीं करता, लेकिन हिंदुओं को उनका राइट बताता है, ये बताता है कि आपके लिए सही क्या गलत क्या है। बहुत सारे कथावाचक जो है लोगों को अलग अलग तरीके से बरगलाते हैं। आपने कई सारे कथावाचक देखे होंगे जिन्होंने हिंदुओं को, उनकी आस्थाओं को एक्सप्लॉइट किया, और कई लोग तो इसमें से जेल में भी है। मैं उनके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये सब जनता को पता है कि ये सही बात है। अगर ये बोर्ड होता तो ये सब कार्य ना होते, लोगों को समझ में आता कि सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारा जो सनातन धर्म है वो लोगों को जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। धर्म जो है बिजनेस नहीं है। कईयों के लिए बिजनेस होगा क्योंकि उन्होंने मंदिरों पे कब्जा किया हुआ है, चाहे उसमें राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लेकिन नेशनल यूथ पार्टी के लिए बिजनेस नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है। और हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को वो दें जो वो चाह रहे हैं। तो ये कई सालों से ये डिमांड है जनता की कि उनके लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए, उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो सर आपकी पार्टी में मैंने एक टर्म सुना है CRW, ये CRW एक्चुअली है क्या? इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी चाहूंगी, क्योंकि मैंने सबके मुझे फिलहाल CRW का एक टर्म सुना कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, तो ये क्या है CRW? आप जितनी भी समस्याएं हैं किसी भी ऑर्गेनाइज सोसाइटी में, हम समस्याओं का समाधान की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज क्या है? लोगों का वेलविशर, लोगों का भला, वो लोगों के हाथों से ही हो सकता है, उन्हीं के हाथों से हो सकता है। और वो तभी पॉसिबल है कि हम अपने गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाएं। अगर छोटी छोटी रिक्वायरमेंट, वैसे तो ये उनका हक है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ड्यूटी बनती है कि वो सड़कों की सफाइयां करें, फ्रेश एंड फ्री एनवायरनमेंट दें, साफ एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें लोग सांस ले सकें, कचरा सड़क पे नहीं होना चाहिए, स्ट्रे एनिमल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे MCD ये सब करने में नाकाम है। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं, अगर आप कभी चले जाएं पासपोर्ट ऑफिस, आपको एक बारी में नहीं कई बार विजिट करना पड़ेगा तो आपके पासपोर्ट बनेगा। ठीक है, आप चले जाएं दिल्ली की किसी भी सर्विसेज के लिए, जैसे दिल्ली जल बोर्ड हो गया या बिजली बोर्ड हो गया, आप सोच के जाएंगे कि एक दिन का काम है, हो सकता है आपको कई चक्कर काटने पड़े और कई महीनों तक काटने पड़े। इन्हीं समस्याओं का समाधान जो है वो CRW, अगर आप बहुत सिंपल वे में समझेंगे, जैसे एक सोसाइटी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है,
वो सोसाइटी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की कोशिश करता है। जी जी जी। तो वो रिक्वायरमेंट कैसी है? सफाई की, पार्क की मेंटेनेंस हो गया, और उसमें पैसे का कलेक्शन लोग करते हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने जो सीआरडब्ल्यू का कंसेप्ट बनाया, हमने कहा कि अगर सोसाइटी की डेवलपमेंट करनी है और सही मायनों में हमें लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी है, तो उसके लिए हमारे को स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जी जी जी। नया कंसेप्ट है, लेकिन सारी सरकार इसके बारे में बात तो करती आई है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कैसे हो सकता है। उसके बारे में सिर्फ नेशनल यूथ पार्टी ने सोचा। जी। हम लोगों ने पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन को, जो लगभग 3 करोड़ की है, हमने उसको 1000 अलग अलग खंडों में डिवाइड किया। अच्छा। 30,000 की पॉपुलेशन मोटा मोटा एक लीडर के लिए सफिशिएंट है, जिसमें वो उसको मैनेज कर सकता है। जी जी जी। उसी सीआरडब्ल्यू में उसको हमने कंसेप्ट को रखा सीआरडब्ल्यू, जी जी। काउंसिल फॉर रेजिडेंट वेलफेयर। जिस तरह से आरडब्ल्यू हुआ है, उसका एक आप समझिए कि ऊपर से एक अम्ब्रेला आर्म हो गया काउंसिल फॉर रेजिडेंट वेलफेयर। जी। अब उनको हमने ड्यूटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और उनको पार्ट, एक तरह से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट पार्ट बनाया है। जी। डायरेक्ट पार्ट इसलिए बनाया क्योंकि जब तक उनके हाथ में पावर और फंड्स नहीं होंगे, तब तक वो अपने एरिया का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल। हम ये नहीं चाहते कि लोग जो हैं अपने छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के लिए अपने काउंसलर, एमएलए या एमपी के पास जाएं, क्योंकि होता ये है कि जब जाती है जनता उनके पास, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं करता हूं, तो 2-3 महीने तो वो टालने में निकाल देता है। बिल्कुल। अगले 3-4 महीने वो कहता है मैंने रिक्विजिशन किया हुआ है, फंड्स आएंगे, और 4-5 महीने और लगने में लग जाता है। तो 1 साल आज ट्यूबलाइट सड़क की नहीं चल रही, तो पता चल रहा है कि 1 साल के बाद वो ट्यूबलाइट रिप्लेस हो रही है। और जनरली ये सारे काम भी इलेक्शन के आसपास होते हैं। जैसे अब कुछ दिनों में आपने देखा होगा, टूटे हुए गड्ढे जो सड़कें हैं कुछ कुछ भरने लगी है। जी जी जी। ठीक है, केजरीवाल साहब सड़क पद यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी पद यात्रा कर रही है। आज ही हम जैसे चांदनी चौक गए थे, वहां पे काफी समय से गायब थे गोयल साहब, विजय गोयल जी, ठीक है, हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं, वो भी सड़कों पे दिखे। जी। तो जो सड़कों पे कभी नेता नहीं उतरा 5-5 सालों में, और जबकि उस पोजीशन में थे कि उनको आना चाहिए था, लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए थी, वो सारे के सारे अब सड़कों पे दिखने लगे हैं। जी। तो जो सीआरडब्ल्यू मॉडल है, उसमें हम इन लोगों की सुप्रीमेसी खत्म कर देंगे, और इसका एकमात्र एक ऑब्जेक्टिव है कि हम पावर लोगों को देंगे, डिसेमिनेट करेंगे कि वो डिसाइड करें कि उनको कहाँ पे खर्च करना है, अपनी एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है, जिसमें वो, और उनको उसका फंड दिया जाएगा और डायरेक्ट पावर दी जाएगी सिंगल विंडो के थ्रू, जिसमें वो सारे काम अपने करा सकता है। दिल्ली जिस तरह की सोसाइटी है, जिसमें बहुत सारे लोग डे एंड नाइट काम करते हैं, आपने देखा होगा, गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं, कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। अब सरकारें जो है 10 से 6 काम करती है। जब प्राइवेट सेक्टर आपका 24 आवर्स काम कर सकता है, तो सरकार क्यों नहीं काम कर सकती? जी बिल्कुल। सरकार की ड्यूटी बनती है कि अपने हर एक नागरिक की रिक्वायरमेंट पूरी करे, जी। और उसी के लिए जनता जो है एक एमएलए, काउंसलर या एक एमपी को चुनती है। आप नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन नेशनल यूथ पार्टी नजरअंदाज नहीं करती। उनके लिए हर एक नागरिक देश का इंपॉर्टेंट है, हर एक नागरिक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं की बेहतरीन भविष्य के लिए नेशनल यूथ पार्टी सीआरडब्ल्यू और बाकी और कंसेप्ट्स पे काम कर रही है। जी जी जी। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अब जिस तरह से विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जनता जो है इस बार बदलाव लाएगी और आपकी पार्टी को एक बार मौका देकर देखेगी? हम लोगों से संपर्क में हैं जी। हम जनता के बीच में जाते हैं। हम वो नेता नहीं है जो ऊपर से कोई बड़ा नाम लेकर के पैदा हुआ है। बिल्कुल। हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं डिस्कस करते हैं, और लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि 10 साल से वही घिसी-पिटी सरकार दिल्ली में काम कर रही है, जो कि ये समझती है कि लोगों को 10 रुपए की टीटीसी बसें फ्री टिकट दे करके लोगों को भ्रम दे देगी, और उसी समय डीटीसी बसें दिल्ली से खत्म होती जा रही है। ये सभी को पता है कि अब कितनी नंबर ऑफ बसेस हैं जो दिल्ली में चल रही है। तो हम लोग जैसे जैसे लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि इकलौती नेशनल यूथ पार्टी जो है वो एक्चुअली में अपना विजन लेकर आई है दिल्ली के लिए, और लोगों को भ्रम में नहीं रख रही। हम वो प्रॉमिस कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं और कर सकते हैं। हम वो नहीं कह रहे केजरीवाल की तरह कि मेरे को तुम पुलिस भी दे दो, मैं सिक्योरिटी के लिए मैं देखूंगा, जबकि आपके पास जो दिया हुआ है वो तो आप ढंग से कर नहीं पाए। तो हमारा सिंपल सा है, हम डोर टू डोर लोगों के पास पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं या मिल रहे हैं, उस वैसे वैसे लोग हमारे को अपनी तरफ से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।